जैव अणु की इस सीरीज में परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लूकोज, जो कि परीक्षा में आता ही आता है। आज उसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा और बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। आप ज़रा देखते रहें ग्लूकोज को। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आपने जैव अणु के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, जिसका कि मैंने वर्गीकरण किया है, उसे अच्छे से जाके देख ले। और जो मोनोसैकेराइड की सबसे महत्वपूर्ण शर्करा होती है ग्लूकोज, आइए उसके बारे में समझाता हूँ। ग्लूकोज, जिसे कि हम डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और स्वाद इसका मीठा होता है। पके फलों, अंगूरों, मीठे फलों, शहद में उपस्थित होता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण गुणक अर्थात प्लस ग्लूकोज है, इसलिए इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत से, फलों से या कहीं से भी हमें प्राप्त होता है, वो प्लस डी ग्लूकोज होता है, इसलिए उसे कहते हैं हम डेक्सट्रोज, यानी कि डी ग्लूकोज। ठीक, आइए अब ग्लूकोज के बारे में और समझते हैं। द्राक्ष शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अंगूरों में पाया जाता है, यानी कि ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज के निर्माण की दो विधि होती है। ग्लूकोज का निर्माण हम गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा करते हैं या स्टार्च के जल अपघटन द्वारा करते हैं। गन्ने की शर्करा में स्टार्च जो कि तत्व होता है वो उपस्थित होता है और जो कि जल अपघटन तनु HCl के द्वारा जल अपघटित करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं में बदल जाता है। आइए एक रिएक्शन के द्वारा समझाते हैं इसको होता कैसे है। गन्ने की शर्करा स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11, यानी कि इसे चीनी भी कहते हैं या सुक्रोज भी कहते हैं। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं, यानी कि जल से क्रिया करते हैं तनु HCl द्वारा जल अपघटन जब हम करते हैं तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6, यानी कि एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होता है। यानी कि चीनी सुक्रोज से भी हम ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। दूसरा, स्टार्च के जल अपघटन से। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है और बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5। ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बनती है। जब इसका जल अपघटन करते हैं तब हमें वो जल अपघटन होता है तनु H2SO4 के द्वारा, तो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज को दो रूपों में प्राप्त करते हैं। आइए संरचना के बारे में समझते हैं। ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज दो रूपों में पाया जाता है, एक डी ग्लूकोज जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है और एक एल ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज क्या होता है आइए समझाता हूँ। ग्लूकोज की अगर हम संरचना बना के देखें, ग्लूकोज की संरचना अगर मैं बनाऊं CHO, इसके OH इधर होता है और H इधर। तीसरे कार्बन पे जो इधर हाइड्रोजन का अणु होता है, इधर OH का अणु होता है, बाकी एक OH अणु इधर, हाइड्रोजन का अणु इधर, और 1 2 3 4 और 5वें कार्बन पे भी OH इधर और H इधर और नीचे CH2OH। ग्लूकोज के अणु पे 5 OH के अणु होते हैं, इसे हम कहते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में आप देखेंगे 5 OH के समूह है, 1 2 3 4 और 5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। UPSC नाम इसका कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। जो 2 अगर इधर आ रहा है, 2 OH का अणु इधर है तो इसे लिखेंगे 2D। अब तीसरे कार्बन पे OH का अणु इधर है लेफ्ट साइड, तो इसे लिखेंगे 3L। और चौथे 5वें पे 4D और 5D। तो टोटल ये छठे पे नहीं 5 तक हम देखेंगे तो इसका नाम हो गया 2D 3L 4D 5D। या हम कह सकते हैं 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रॉक्सी ग्लूकोज। देखो कैसे, पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सी है, वो सॉरी दूसरे कार्बन पर, इसलिए 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 सब पे OH के अणु आए हैं, इसलिए लिख दिया 5 बार आए हैं तो पेंटा। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी और ग्लूकोज। तो ये हुआ इसका डी रूप। अगर मैं बात करूं इसके एल रूप की, तो जो OH का ये अणु है वो इधर आ जाएगा और H का अणु इधर हो जाएगा। तो ये OH के अणु बदल जाएंगे, जैसे कि OH, अगर मैं एल ग्लूकोज के बारे में बात करूं तो यहाँ हो जाएगी OH और ये हो जाएगी इधर H। ऐसे ही ये हो जाएगी H, ये हो जाएगी OH, ये OH हो जाएगी ये और H हो जाएगा इधर। ऐसे ही OH हो जाएगी इधर, H इधर और ये। तो ये हो जाता है एल ग्लूकोज। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो 2 जो है लेफ्ट साइड में है, अब ये 2 हो जाएगा L और 3 हो जाएगा D, 4 हो जाएगा, 4 इधर है ना L और 5 वाला भी L, यानी कि 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ये संरचना इसकी कैसे बन जाती है ये भी समझिए, ये वाली संरचना। अब क्या होता है, जो पहला कार्बन होता है एल्डिहाइड समूह, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है कार्बोनिल समूह। पहले ही कार्बन पे ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह होता है, जो कि इसके 5वें कार्बन के जो हाइड्रोजन होती है उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ये वाला ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाता है, यानी कि पहले कार्बन का अणु 5वें कार्बन के से OH से बॉन्ड बना लेता है और एक हेक्सोस संख्या इस तरीके से चक्रीय रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि मैंने दिखाया। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये एक पेंटो रूप में आ जाती है ग्लूकोज। यही इस तरीके से ये एल रूप हो गया, ये डी रूप हो गया। किससे, पहले कार्बन से बनने से। पहले कार्बन की ऑक्सीजन 5वें कार्बन की हाइड्रोजन से क्रिया करके ऐसे फोल्ड हो जाती है, बंद बनाकर ये वाली संरचना बना लेती है। आइए अब मैं समझाता हूँ ग्लूकोज का रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये चार्ट अगर आपके याद है तो आप मिनटों में ही रासायनिक अभिक्रिया बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इस चार्ट के बारे में समझा देता हूँ। ग्लूकोज, अभी मैंने बताया ग्लूकोज 4 तरह की अभिक्रिया देता है। आप समझो कौन कौन सी। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखे, ग्लूकोज का अगर मैं फार्मूला लिख दूं आपके सी, ये एक देखो, आप पहले वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप है, पहले वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप है, तो एक अभिक्रिया ग्लूकोज पे वे होती है जो कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं होती है इस पहले वाले कार्बन पे। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया बस आपको याद रखना है, कार्बोनिल समूह पे कौन कौन से तत्व ग्लूकोज के क्रिया करते हैं। जैसे कि HCN की क्रिया जो होती है वो ग्लूकोज के कार्बन HCN की अगर आप क्रिया करेंगे वो इसके कीटो ग्रुप पे होती है। ये तत्वों के नाम याद रखना। हाइड्रोक्सिल अमीन जिसे NH2OH कहते हैं, ये भी कीटो ग्रुप पे होती है। और फेनिल हाइड्रोजीन ये भी इसके कीटो ग्रुप पे होती है। यानी कि ये तीनों के तीनों तत्व ग्लूकोज के कीटो ग्रुप पे अभिक्रिया करते हैं। इससे अगले वाली वीडियो में मैं सारी अभिक्रिया करनी भी आपको सिखा दूंगा। बस आपके दिमाग में ये डायग्राम रहना चाहिए। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे ग्लूकोज की अभिक्रिया बताओ जो कीटो ग्रुप को सिद्ध करती है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता रहता है, आपसे सिद्ध करवाएगा कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज पर कीटो समूह उपस्थित होता है। तो आपको क्या करना है, 3 में से किसी से भी अभिक्रिया करके दिखा देनी है, चाहे HCN से, चाहे हाइड्रोक्सिल अमीन से, चाहे फेनिल हाइड्रोजीन से। इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज पे कीटो ग्रुप होता है। अभिक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, पहले इस डायग्राम को समझिए। तो एक क्रिया तो वे होती है जो ग्लूकोज के कीटो ग्रुप पे होती है। अब दूसरा ग्रुप, अगर पूरा ये पहले ही कार्बन पे एल्डिहाइड समूह होता है, पहले ही ग्रुप पे कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह की ये अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड समूह पे 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है। एक अपचायक गुण दिखाती है जो, और दूसरा ऑक्सीकरण गुण दिखाती है। अगर आपसे को पूछा जाए सिद्ध करो ग्लूकोज पे एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, तो समझ लीजिए आपसे वो अपचायक गुण पूछ रहा है और या ऑक्सीकरण गुण। इनमें से किसी भी अभिक्रिया के द्वारा आप ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। देखिए जैसे अगर अपचायक गुण की बात करें तो फेलिंग विलयन से, फेलिंग विलयन क्या होता है ये अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रासायनिक क्रिया के दौरान।
फेलिंग विलयन से अगर क्रिया कराएंगे तब भी ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। टालन अभिकर्मक से क्रिया कराता है जब भी ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं तब भी ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। कहने का मतलब जब भी आप एल्डिहाइड समूह से किसी भी इन तीनों में से किसी की भी क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल होता क्या है? जो ग्लूकोज का ये एल्डिहाइड समूह मैंने आपको बताया था, CHO ग्रुप जो होता है ग्लूकोज पे, यो COOH में बदल जाता है और फिर नीचे के तत्व ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इसे ही कहते हैं हम ग्लूकोनिक अम्ल। अगर ग्लूकोज पे एल्डिहाइड समूह की जगह कार्बोक्सिलिक समूह आ जाए तब उसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। और ये कब आता है? जब आप एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आप अपचायक गुण पढ़ रहे हैं या ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये चार्ट आ गया तो आपके रासायनिक अभिक्रिया भी करने आ जाएगी, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ HNO3 भी एक ऐसा तत्व है जो ग्लूकोसैकेरिक अम्ल देता है। HNO3 अलग देता है, बस ये ध्यान रखना, ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दो प्रकार की अभिक्रिया बता दी मैंने। एक तो आपको वो जो ग्लूकोज के कार्बोनिल समूह से होती है, एक अभिक्रिया वो जो एल्डिहाइड समूह पे होती है। अब तीसरी तरीके की अभिक्रिया होती है, ग्लूकोज पे 5 OH के अणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपने संरचना में भी देखे, ग्लूकोज पे 5 OH के अणु उपस्थित होते हैं। तो ये बोर्ड में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करिए ग्लूकोज पे 5 OH के अणु उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन सा तत्व सिद्ध कर देता है ग्लूकोज पे 5 अणु उपस्थित होते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। अगर आप ग्लूकोज की PCl5 से अभिक्रिया करा रहे हैं या एसिटिल क्लोराइड से, या इसकी जगह एसिटिल एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ये तीनों तत्व ग्लूकोज के OH अणु को निकाल देंगे और उसकी जगह दूसरा समूह आके जुड़ जाता है और इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज पे 5 OH के अणु उपस्थित होते हैं। ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में आती है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी समझाऊंगा कि किस तरीके से 5 OH अणु सिद्ध होते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि वे कौन से तत्व है जो 5 OH अणु सिद्ध करते हैं। मैंने 3 तत्व बताए आपको, एक PCl5, एक एसिटिल क्लोराइड, एक एसिटिक एनहाइड्राइड। ये तीनों तत्व ग्लूकोज से अगर क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज के 5 OH को निकाल देते हैं और उसके जगह कोई समूह आके जुड़ जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज पे 5 OH अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे समझिए। ये जो दो तत्व है, मेथिल अल्कोहल और धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जैसे COH का होल ट्वाइज, BaOH का होल ट्वाइज, ये धात्विक हाइड्रोक्साइड है। अगर इनसे क्रिया करते हैं ग्लूकोज की तो करते तो OH पे ही अभिक्रिया है ये, लेकिन पांचों के पांचों OH पे क्रिया नहीं करते। सबसे एंड का जो OH तत्व होता है या किसी भी OH से ये क्रिया कर जाएंगे। और अगर मेथिल अल्कोहल से क्रिया होती है तो अल्फा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनता है, और अगर धात्विक हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो धात्विक ग्लूकोसेट बनता है। इस तरीके से होती तो ये भी OH पे है, लेकिन 5 OH पे नहीं होती। 5 OH पे सिर्फ ये अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर आपके ये डायग्राम तैयार हो जाएगा तो रिएक्शन भी आप पे बनानी आ जाएगी। अब इसके साथ साथ चौथी जो ग्लूकोज की अभिक्रिया होती है वे अन्य अभिक्रिया होती है। वे कौन कौन सी होती है? एक तो अपचयन अभिक्रिया। अगर H2Ni की उपस्थिति में कहते हैं तो सार्बिटाल बनता है, और अगर अपचयन कर रहे हैं आप HI और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में तो हेक्सेन बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस पर भी ध्यान देना। और सार्बिटाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बनानी सिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में। एक किण्वनीकरण पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी पूछी जाती है। एथिल अल्कोहल में भी आपने किण्वनीकरण पढ़ा होगा, ये वही है। वहाँ भी आपने एथिल अल्कोहल बना था। किण्वन की क्रिया, जब ग्लूकोज पे किण्वन की क्रिया होती है, यीस्ट नामक एंजाइम, यीस्ट नामक जो यीस्ट के अंदर जाइमेज नामक एंजाइम होता है जो कि एथिल अल्कोहल में बदल देता है। और सांद्र सेल से भी क्रिया होती है जो कि लेवियोलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरीके से आपने डायग्राम के बारे में समझा। आइए एक बार थोड़ा सा ये रिवीजन कर दूं कि ग्लूकोज जो है 4 तरह की अभिक्रिया देता है। नंबर 1 वो अभिक्रियाएं जो कि उसके हाइड्रॉक्सिल समूह पे होती है। वे कौन कौन से तत्व है ये मैंने आपको बता दिए, ये ले। दूसरी वे जो कार्बोनिल समूह पे होती है, वे कौन कौन से तत्व होते हैं ये मैंने तीनों आपको बता दिए। तीसरा वे जो एल्डिहाइड समूह पे होती है, वे अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, वे ये है। और चौथी अन्य।
इस तरीके से ग्लूकोज 4 तरह के रासायनिक गुण दिखाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, बोर्ड में लगातार आती रहती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ग्लूकोज की इन सब की अभिक्रियाएं, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझेगा रासायनिक गुण ग्लूकोज के।